तभी उसे शौर्य के पीछे उसके साथ ही कुछ दूरी से गुस्से में आता वैभव भी नजर आ रहा था। उसे देखकर अहान के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान छा जाता है और वह उसी मुस्कान के साथ अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गया वैभव देशमुख। इतना कहते ही अहान अपने पास में खो जाता है। तुम इतना लेट क्यों कर रही हो? अहान के सवाल पर एक लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें इतना जल्दी क्यों है? तभी अहान अपने घड़ी को देख कहता है, क्योंकि मैं देर हो रहा हूँ और मैं अपने जिंदगी का इतना प्यारा पल मिस नहीं करना चाहता हूँ। अहान की बातों को सुन लड़की मुस्कुरा देती है। फ्लैशबैक एंड अपने फ्लैशबैक को याद करने के बाद उसका आंख नम हो जाता है और वह अपने कठोर आवाज में कहता है, मैंने अपना सब कुछ खोया है तुम्हारे कारण, अब तुमसे मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। इतना कहते ही उसके होंठों पर क्रूर मुस्कान छा जाता है और वह उसी स्क्रीन पर देखने लगता है। वैभव शौर्य दोनों ही बाहर आ जाते हैं, वही मिहिर विवेक बाहर से ही सब देख रहा होता है। दोनों जैसे ही मेंशन के अंदर जाते हैं, दोनों के कानों में एक कठोर आवाज पड़ता है, वेलकम बोथ ऑफ यू टू माई किंगडम। ये आवाज वैभव को सुना सुना सा लग रहा था। इस आवाज को सुनते ही वैभव एक पल के लिए हैरान हो जाता है। तभी उन दोनों को ऊपर के फ्लोर पर अपने हाथ को रेलिंग पर रखा अहान नजर आता है। अहान को देखते ही वैभव को कुछ याद आने लग जाता है। तभी वैभव को अपने सोच में डूबा देख अहान अपने कठोर आवाज में वैभव की तरफ देख कहता है, लगता है वैभव देशमुख तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। जब अहान ये कहता है तो शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वैभव कहता है, अहान तुम गलत कर रहे हो। उस दिन मेरा कोई गलती नहीं था, और अगर तुम्हें लगता है मेरा गलती था तो तुम मुझसे बदला लो। मेरी कुसुम और मेरी बेटी को कैद क्यों किए हो? शौर्य शांति से दोनों के बातों को सुने जा रहा था। तभी अहान कहता है, तुम्हारा गलती नहीं था। सच में वैभव, और तुम्हारे वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और तुम चाहते हो उस गलती की सजा मैं तुम्हें दूं। इतना कहते हुए वो नीचे उतरते हुए ही आगे कहता है, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है तो मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। तभी उसकी बहन आरुषि भी वहां आ जाती है और शौर्य को देख उसका प्यार जो शौर्य के लिए था एक बार फिर उमड़ने लगता है। पर वो शौर्य के किए को याद कर अपने जज्बातों को अपने दिल तक ही रख अपने भाई की बातों को सुन हैरान थी और बस जानना चाहती थी आखिर उसका भाई करना क्या चाहता है और शौर्य की जगह वैभव के साथ क्यों बुरा करना चाहता है। वही अहान नीचे आ वैभव की तरफ कठोरता से देखने लगता है। तभी वैभव कहता है, अहान अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, पर तुम्हारे ऐसा करने से क्या होगा? वैभव के इस सवाल पर वो कहता है, तुम्हारा होने वाला बच्चा और बीवी मेरी होगी। वैसे भी कुसुम बहुत सुंदर है, उसे देख किसी भी मर्द को उससे प्यार हो जाए। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही वैभव उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ लिया। तभी अहान कहता है, वो दोनों जहाँ हैं वहाँ मैंने बॉम्ब लगा कर रखा है, अगर तुमने कुछ भी किया तो माँ बेटी और साथ ही आने वाला बच्चा तीनों उड़ जाएगा। अहान के इस बात को सुन वैभव उसके कॉलर को छोड़ दिया। तभी शौर्य कहता है, अहान अगर आंटी और पंछी को एक खरोच भी आया तो देख लेना, उस बार तो तुम्हें बस हॉस्पिटल तक पहुंचाया था पर इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शौर्य की धमकी को सुन वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये श्लोक का किंगडम नहीं है जहां तुम्हारा धमकी चलेगा, ये मेरा किंगडम है। तभी शौर्य अहान के इस बात को सुन कहता है, भले ये किंगडम तुम्हारा हो पर यहाँ पूरे मेंशन में मेरे लोग हैं। शौर्य के इस बात को सुन जो अब भी अहान के लोग इस मेंशन में बचे थे बस अपने फोन को निकाल एक कॉल, और जैसे ही कॉल उसके आदमी ने उठाया अहान कुछ शब्द कहता है, दोनों को नीचे लेकर आओ। अहान इतना कह कॉल कट कर देता है। वही अहान के इस ऑर्डर को सुन उसके आदमी पंछी और कुसुम को नीचे लेकर आता है। जब शौर्य और वैभव दोनों ही देखते हैं उनके शरीर में बॉम्ब लगा है तो दोनों के दोनों घबरा जाते हैं, और वैभव घबराते हुए ही कहता है, उन दोनों को प्लीज छोड़ दो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकते हो। तभी अहान कहता है, दोनों को छोड़ दूं? ऐसे कैसे? इतना कहने के बाद थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए ही कहता है, वैसे छोड़ दूंगा दोनों को, पर इसके लिए तुम दोनों को एक दूसरे को हराना होगा और जो फाइट में हार जाएगा उसका जान वो अपने हाथों से लेगा। अहान के इस बात पर पंछी कुसुम शौर्य वैभव चारों ही हैरान हो गए। वही पंछी फिर गुस्से में कह पड़ती है, तुम इंसान हो या क्या? दिल है कि नहीं तुम्हारे अंदर, राक्षस कहीं के? पंछी के बातों को सुन अहान पंछी के तरफ देखता है और अपने गन को निकाल उसके तरफ पॉइंट कर कहता है, अपना मुंह बंद रखो नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। अहान का ये बात सुन पंछी एक बार फिर कहने को होती है, तुम। वो इतना कहती है कि तभी कुसुम झट से कहती है, पंछी चुप हो जाओ। इतना कहने के बाद कुसुम अहान की तरफ कठोरता से देख कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिल जाएगा ये सब करके तुम? इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी अहान उसके पास जा कहता है, तुम स्वीट हार्ट,
ये सुन कुसुम उसे अपने अजीब रिएक्शन से देखती है। तभी उसकी तरफ आहान अपने हाथ को बढ़ाने को होता है। तभी वैभव कहता है, शौर्य मुझे मारो। शौर्य को बहुत अच्छे से पता था वैभव अपनी कुसुम और पंछी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी शौर्य वैभव को अपने आंखों के इशारे को करते हुए ही कहता है, तुम्हारे कारण मेरी पंछी और आंटी यहाँ है। इतना कह झूठा गुस्सा दिखाते हुए वो वैभव को एक जोरदार पंच मारा। तभी वैभव भी नाटक करते हुए ही कहता है, ये मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे वजह से आज मेरी वाइफ और बेटी यहाँ है। इतना कह वो भी उसे एक पंच मारा। वही कुसुम ये दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ी। तभी आहान उसके हाथ को पकड़ उसके कान में जा अपने धीमे आवाज में फुसफुसा कर कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें रिजेक्ट करने का, अब देखो मैं तुम्हारे वैभव और शौर्य तीनों के साथ क्या करता हूँ। जब आहान ने ये कहा तो उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो ऐसा बोला क्यों। वो उसके तरफ मुड़ उसे हैरानी से देखने लगी। तभी आहान उसके आंखों में देख कहता है, याद करो शायद याद आ जाए तुम्हें कुसुम। ये सुन कुसुम याद करने लगी। तभी उसे अपने कॉलेज का दिन याद आने लग जाता है। कुसुम मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लड़के के आवाज को सुन कुसुम उसके तरफ देख कहती है, सॉरी मुझे कुछ काम है तो मैं कोई बात अभी नहीं कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लग जाती है। उसके साथ साथ वो लड़का भी उसके पीछे जाते हुए मनाए जा रहा था। कुछ ही वक्त में दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी लड़का उसके हाथ को पकड़ उसे रोकने का कोशिश करता है तो कुसुम मुड़ अपना हाथ छुड़ा एक चांटा उसके गाल पर मार कहती है, दूर रहो मुझसे नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बीता वक्त याद करते हुए अपने आज में आ कहती है, वो तुम थे। कुसुम के सवाल को सुन एक कठोर मुस्कान के साथ उसे देख आहान कहता है, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ याद आ गया। अब देखो मेरे प्यार को ठुकराने का अंजाम क्या होगा तुम्हारे हस्बैंड के साथ। तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने बहुत कुछ किया है, अब मैं करूंगा बस देखती जाओ। आहान की बातों को सुन वो झट से सवाल करती है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था पर वैभव ने किया क्या है कि उन्हें तकलीफ दे रहे हो तुम। कुसुम के इस सवाल को सुन आहान का चेहरा कठोर हो चुका था। वो अपने कठोर नजरों से कुसुम को देखा। वहीं दूसरी तरफ शौर्य और वैभव एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे। वही जब कुसुम सवाल करती है तो आदमी अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम्हारे रिजेक्ट करने के बाद मैं टूट गया था तभी मेरे जिंदगी में नव्या आई। इतना कहने के बाद वो कुसुम को कठोरता से देखते हुए ही सवाल करता है, नव्या तो याद ही होगी तुम्हें, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ये सुन कुसुम ने झट से कह दिया, हाँ। कुसुम के जवाब को सुन आहान आगे कहता है, उसे मुझसे प्यार था और उसके प्यार से मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। हम दोनों ने फिर शादी कर लिया। शादी के बाद नव्या मेरी छोटी बहन को भी बिल्कुल बेटी की तरह संभालने लगी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेगनेंसी के बाद हम दोनों अपने आने वाले नए मेहमान का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही 4 मंथ बीत गया था। इतना कहने के बाद वो गहरी सांस भरते हुए आगे कहता है, पर 4 महीने बाद मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा पा रहा था तो वो अकेले चली गई और उस दिन मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, वो भी तुम्हारे पति वैभव देशमुख के कार से। अब देखो कुसुम, मैं तुम्हें तुम्हारे पति और बेटी सबके लाइफ को कैसे बर्बाद करके रखता हूँ। अपने बात को पूरा करने के बाद वो कठोरता से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम दोनों कुसुम और पंछी के जान को बचाना चाहते हो तो दोनों में किसी एक को मारना होगा और जो मरने को तैयार है उसे फ्यूचर ससुर या फ्यूचर दामाद मारेगा। वैसे भी तुम दोनों की हरकतों से लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो। ये सुन पंछी कुसुम की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वही शौर्य वैभव एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों साथ ही कहते हैं, शौर्य मैं मरना चाहता हूँ, वैभव मैं मरना चाहता हूँ। दोनों जब एक साथ एक ही बात करते हैं तो आहान जोर जोर से हंसने लगता है, पर तभी हंसना बंद कर कठोरता से दोनों की तरफ देख कहता है, अभी तो दोनों जानी दुश्मन बने हुए थे और अब एक दूसरे का जान बचाने के लिए खुद मरना चाहते हो। इंटरेस्टिंग। इतना कहने के बाद वो आराम से सोफे पर जा बैठ कहता है, तुम दोनों के पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। जल्दी सोचो कौन मारेगा और कौन मरेगा, नहीं तो मैं दोनों का जान ले लूंगा। ये सुन कुसुम झट से कहती है, आहान मैं मानती हूँ मुझे ऐसे पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर मैं उस दिन बस गुस्से में थी। और बात रहा वैभव की कार एक्सीडेंट का तो वो गलती भी हो सकता है, और अगर वैभव कह रहे हैं उसका कोई गलती नहीं था तो उन्होंने गलती नहीं किया होगा। कुसुम जब शुरुआत में वो सब कही तो शौर्य वैभव हैरान थे। वही पंछी के पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा था। तभी आहान जिसका चेहरा कठोर हो चुका था वो गुस्से में कुसुम की तरफ देख खड़ा हो उसके पास जाता है और जैसे ही उसके हाथ को छूता है वैभव गुस्से में उसके तरफ जाने लगता है। तभी आहान का आदमी उसे आगे बढ़ने से पहले ही पकड़ लेता है। वही आहान उसके हाथ में अपने गन को रख उसके पीछे खड़ा हो वैभव की तरफ निशाना करते हुए कहता है, 10 सेकंड ओवर। अब वैभव शौर्य तुम दोनों मरोगे, वो भी कुसुम के हाथों।
इतना कहने के बाद वो पहले शौर्य के तरफ अपने गन को करते हुए कहता है, पहले अपनी बेटी के प्यार को मरते हुए देख लो, फिर अपने प्यार को मरते हुए देखना। इतना कह वो गन शौर्य पर चलाने को था, वही कुसुम रोते हुए कहने लगी, प्लीज ऐसा मत करो। दूसरी तरफ वैभव भी चिल्लाए जा रहा था। तभी सभी के रोने और चिल्लाने को इग्नोर करते हुए अहान गन चलाने ही जा रहा था। तभी ये देख पंछी उसके पास उसे बचाने के लिए जाने लगी। तभी अहान गोली चला दिया और वो गोली शौर्य को छूने वाला था, पर बीच में राघव आ गया और गोली उसके सीने में जा लगा। जैसे ही गोली चला तो पंछी के पैर थम गए थे और खून के छिटके उसके चेहरे पर जा पड़ा। वही कुसुम गोली चलते ही अहान के बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी और तो और वैभव आरुषि बस हैरानी से देखते रह गए थे। फिर जैसे ही गोली लगने के बाद राघव जमीन पर गिरने वाला था, शौर्य उसे पकड़ लिया और उसके साथ जमीन पर बैठ उसके सिर को अपने गोद में रख उसे देख कहता है, राघव ये क्या किया तुमने? शौर्य के इस सवाल पर वो राघव की तरफ देखा, फिर पंछी की तरफ देख दर्द से करहाते हुए ही कहता है, मैंने पंछी के डैड का जान लिया और पंछी को भी मारना चाहता था, पर फिर भी सब जानने के बाद भी पंछी ने मेरे बेटे का जान बचाया। और तुम भी शौर्य भले धमकी देते पर मेरे बेटे के साथ कभी कुछ बुरा भी नहीं किए हो। प्लीज मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का बस ख्याल रखना। वो ये सब कह रहा था दर्द से करहाते हुए। वही कुसुम के बेहोश होते ही वैभव गुंडे को खुद से दूर कर उसके पास चला गया और कुसुम को अहान के बाहों से ले कहता है, तुम अपनी वाइफ का गलती मुझ पर थोपना बंद करो। जब उसे कार चलाना नहीं आता था तो वो चला क्यों रही थी? और तो और जब उसे पता था वो प्रेग्नेंट है तो उसे कार चलाने कौन कहा था? जब वैभव गुस्से में चिल्लाकर ये कहता है तो अहान वैभव की तरफ बस एकटक देखने लगता है। तभी जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा राघव करहाते हुए ही अहान से कहता है, अहान अगर कोई बुरा किया होता है तो उसे उसका कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, जैसे अभी मुझे मिल रहा है। अगर वैभव ने कुछ गलत किया होता तो उसे भी मिल चुका होता। अहान, मुझे पता है अहान तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम बदला लेना चाहते थे। पर जब आगे वाले का कोई गलती ही नहीं तो किस चीज का बदला ले रहे हो तुम? अहान वो आगे और कहना चाहता था, पर अब उसके शरीर में इतना हिम्मत बचा ही नहीं था कि वो आगे कह सके। तभी आरुषि कहती है, भैया मैं भी नहीं चाहती आप शौर्य को हट करे। उस बार शौर्य ने जो भी आपके साथ किया था वो आप भी शौर्य के साथ करना चाहते थे। आप दोनों में बस शौर्य जीत गया। शौर्य चाहता तो आपका जान ले सकता था, पर उसने आपका जान नहीं लिया था। उसकी बहन ये सब कह रही थी और अहान बस सबका बात सुने जा रहा था। वहीं मिहिर और विवेक को जैसा शौर्य ने इंस्ट्रक्शन दिया था उसे पूरा कर मेंशन के अंदर ही आ रहा था, पर तभी अंदर का हालात देख वो दोनों भी हैरान थे। वही अहान कहता है, मैं इस बॉम्ब को निकाल देता हूँ। अहान को अपना डिसीजन बदलता देख सभी को राहत मिला। अहान कुसुम और पंछी के शरीर से बॉम्ब हटाने लगा। वही मिहिर और विवेक के आते ही शौर्य कहता है, एलेक्स को बोलो ऑपरेशन रूम रेडी करे और मेरे साथ राघव को कार तक ले चलो। राघव की बातों को सुन मुश्किल से सांस लेता हुआ राघव कहता है, शौर्य मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। हॉस्पिटल ले जाने का कोई जरूरत नहीं है, बस मुझसे एक वादा करो, मेरे बेटे और अनन्या का ख्याल रखना। वो जैसे ही अपना आखिरी शब्द पूरा किया और उसके आखिरी शब्द को सुनते हुए शौर्य कुछ कहता इससे पहले ही वो अपने आंखों को बंद कर दिया और उसकी सांसें चलना बंद हो गया। तभी शौर्य के आंखों से भी आंसू निकल गया। वो राघव को जान से मारना चाहता था, पर वो राघव के साथ बहुत अच्छे पल भी बिताया था। उसके दिमाग में राघव के साथ बिताया हर एक पर चलने लगा। वही मिहिर विवेक दोनों का भी बहुत यादें जुड़े थे राघव के साथ। उन दोनों का आंख भी नम हो चुका था। वही पंछी चाहती थी उसके पिता के कातिल को सजा मिले और आज उसके पिता के कातिल को भगवान सजा दे दिया था, तो उसे इस बात का बुरा लग रहा था। राघव उसके शौर्य को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। पंछी राघव की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहती है, मैं वादा करती हूँ आपके बेटे को मैं बहुत खुश रखूंगी और कभी किसी का कमी उसे खलने नहीं दूंगी। वही अहान दोनों के शरीर से बॉम्ब निकाल देता है तो वैभव उसे वही सोफे पर लेटा देता है। तभी आरुषि जा पानी ले आती है तो वैभव उसके हाथ से पानी का ग्लास ले कुसुम के चेहरे पर पानी छोड़ने लगता है। फिर जैसे ही कुसुम को होश आता है वो अपने आंखों को धीरे से खोल अपने सामने वैभव को ठीक देखती है तो वो सवाल करते हुए शौर्य का नाम लेती है। शौर्य, ये नाम सुनते ही वैभव थोड़ा साइड हो जाता है तो कुसुम का नजर शौर्य पर पड़ता है। फिर राघव की डेड बॉडी पर उसके बॉडी से खून बहता देख उसके चेहरे पर कई तरह के भाव उमड़ने लगते हैं। तभी कुसुम के चेहरे का बदलता भाव देख वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। कुछ वक्त बीत जाता है। सभी राघव के अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को अंतिम संस्कार करने वाले जगह के पास ले आता है। वही एलेक्स उसके बेटे को भी ले आता है। वही पंछी कुसुम आरुषि उसी मेंशन में एक साथ बैठे होते हैं। दूसरी तरफ उसके बेटे के आते ही राघव का अंतिम संस्कार होना शुरू हो जाता है। राघव का बेटा इतना बड़ा हो चुका था कि उसे समझ सब कुछ आ रहा हो। वही उसी वक्त अनन्या भी आ जाती है और अपने फियांसे को मरा हुआ देख
फुट फुट कर रोने लगती है। फिर गुस्से में सभी की तरफ देख कहती है, मानती हूँ पास्ट में राघव ने बहुत गलत किया था, पर वो सुधर चुका था और एक मौका तो सभी को मिलना चाहिए ना, पर तुम सबने उसे ये मौका नहीं दिया। दूर हो जाओ सब मेरे राघव से। इतना कहने के बाद एलेक्स के पास जा राघव के बेटे को उसके पास ले कहती है, जाओ सब यहाँ से। पर कोई वहां से जाता नहीं तो अनन्या बस किसी को उसके पास आने नहीं देती है और आगे का विधि वो उसके बेटे के साथ कर लाश को जलाने के बाद बच्चे को अपने गोद में ले वही बैठ रोते हुए जलते चिता को देखने लगती है और बाकी के लोग सिर्फ अनन्या को ही देखे जा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और आसमान भी अब काला पड़ चुका था और चिता भी राख में बदल गया था। पर वो अब तक राघव के बेटे के साथ वही बैठी थी। तभी अहान उसके हालत को देख खुद उसके पास जा अपने हाथ जोड़ कहता है, मुझे माफ कर दो अनन्या, ये सब मेरे वजह से हुआ है। वो इतना बोला ही था तभी अनन्या उस चीते को देखते हुए ही कहती है, क्या तुमने माफ किया था वैभव को? नहीं ना, अपने बदले के लिए ले लिया ना मेरे होने वाले पति का जान, फिर मैं कैसे तुम्हें माफ कर दूं अहान। इतना कहने के बाद वो अहान को अपने कठोर नजरों से देखी। उसका नज़र साफ कह रहा था वो उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली है। वो फिर खड़ी हो राघव के बेटे को अपने साथ ले जाने लगी तो शौर्य बीच में आ कहता है, अनन्या मैं तुम्हें राघव के बेटे को ले जाने नहीं दे सकता हूँ। मैंने राघव से वादा किया है, मैं उसके बच्चे का ध्यान रखूंगा। जरूरत नहीं है, मैं काफ़ी हूँ अपने प्यार के बच्चे को संभालने के लिए। इतना कहने के बाद वो कुछ न सुन बच्चे को ले जाने लग जाती है। तभी उसे जाता हुआ शौर्य देख मिहिर से कहता है, मिहिर नज़र रखना अनन्या पर। ये सुन मिहिर झट से कह देता है, यस बॉस। कुछ वक्त के बाद सभी वहां से निकल अहान के मेंशन पहुंच जाते हैं। अहान के मेंशन पहुंचने के बाद वैभव कुसुम पंछी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अहान कहता है, मैं कुसुम से अकेले में सिर्फ कुछ मिनट बात करना चाहता हूँ, क्या मैं कुसुम को अपने साथ ले जा सकता हूँ? वैभव को अब तक अहान पर भरोसा नहीं हुआ था, पर कुसुम वैभव की तरफ अपने नजरों से कुछ इशारा की तो वैभव कुसुम को जाने दे देता है। तभी कुसुम अहान के साथ फिर वहां से जा अहान के रूम आ जाती है। अहान के रूम में आने के बाद अहान कुसुम को बैठने का इशारा कर अपने कबर्ड के पास जा उससे एक बॉक्स निकाल कुसुम के पास आ कहता है, कुसुम ये मैंने अपने बच्चे और वाइफ के लिए लिया था, पर वो दोनों अब मेरे लाइफ में नहीं रही, प्लीज इसे रख लो। ये सुन कुसुम उसके तरफ देख सवाल करती है, क्या है इसमें? कुसुम के सवाल के साथ साथ आंखों में किसी बात का डर देख अहान उस बॉक्स को खोल कहता है, कोई बम कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को हार्म पहुंचे। अहान के बातों को सुनते हुए कुसुम बॉक्स के अंदर देखी, उसमें सोने का पायल था, एक बच्चे के साइज का और एक बड़े साइज का। वो देख कुसुम कहती है, मैं ये कैसे ले सकती हूँ, और वैसे भी लड़का होगा या लड़की वो तो मुझे पता भी नहीं है। कुसुम के बातों को सुन अहान कुसुम की तरफ देख कहता है, तुम्हें शायद याद नहीं होगा पर तुम अपनी दोस्त को कहती थी, मेरी बेटी हो या बेटा मैं उसे बच्चे में बिल्कुल राधा की तरह तैयार करके रखूंगी। तुम्हारा यही बात मेरी वाइफ भी अपने दिमाग में बैठा ली थी और उसकी भी यही चाहत था, तो मैं भी इसलिए ये पायल बनवाया था, पर अब ये बस पड़ा हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने जिंदगी का सबसे प्यारा याद मैं किसी ऐसे को देना चाहता हूँ जो मेरे प्यारे याद को बहुत संभाल कर रखेगी। उसके बातों को सुन आखिर में वो एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों बाहर आ गए। कुसुम के हाथ में बॉक्स देख जैसे ही वो सभी के पास आई तो उसके हाथ में बॉक्स को देखते ही वैभव सवाल करता है, ये क्या है? वैभव के सवाल पर कुसुम ने सब कुछ बता दिया तो वैभव ने इस बारे में कुछ नहीं किया। फिर वैभव, कुसुम, पंछी, शौर्य चारों मेंशन से बाहर निकल गए। कुछ ही वक्त में कार के पास पहुंच कार के अंदर जा बैठ वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में उसके भाई के परिवार जो इस बात से अनजान थे कि आर्यन कैना के साथ बस फॉर्मेलिटी के लिए ये लोग एंगेजमेंट कर लिए। जैसे ही एंगेजमेंट खत्म हो जाता है आर्यन झट से कहता है, एंगेजमेंट हो गया है तो मैं चाहता हूँ आज से एना का पूरा जिम्मेदारी मेरा हो और ये अब मेरे साथ रहेगी। आर्यन के आखिरी बात को सुन सभी उसे हैरानी से देखने लगी। वही आर्यन उसकी नज़र को देखा। एना तो आर्यन के इस डिसीजन को सुन बहुत खुश थी। एना को खुश देख वो भी बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त पार होने लगा और आर्यन एना को अपना सामान पैक करने बोल दिया। कुछ ही वक्त में एना अपने सामान के साथ नीचे आ जाती है तो आर्यन उसे अपने साथ ले जाने लग जाता है। कुछ ही वक्त के बाद वो एना को ले मेंशन से बाहर निकल जाता है, फिर अपने कार के अंदर जा बैठ जाता है। फिर आर्यन कार को स्टार्ट कर देता है, फिर कार रफ्तार पकड़ता है। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत गया था। आर्यन का मेंशन आ गया। मेंशन आते ही वो अपने कार से बाहर निकल जाता है। आर्यन के साथ एना भी कार से बाहर निकल आर्यन से कहती है, आर्यन मुझे हॉस्टल में रहना है। एना का ये बात सुन उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ मेंशन के अंदर ले जाते हुए कहता है, बेबी रात को तुम्हारा हॉस्टल नहीं खुला होगा और कल हमें कोलकाता भी जाना है। ये सुन एना झट से सवाल करती है, पर क्यों?
ऐना के सवाल पर मुस्कुराते हुए ही आर्यन जवाब देता है, क्योंकि कुसुम जी पंछी और भाई की शादी के लिए मान गई है और कल उनका एंगेजमेंट है। ये सुन ऐना के चेहरे पर हैरानी छा जाता है। दोनों मेंशन के अंदर आ चुके थे तभी ऐना खुशी से कहती है, कितना मजा आएगा, हम लोग फ्यूचर में सब साथ रहेंगे। वैसे आपने तो कहा था दोनों इंगेज्ड है फिर। इतना कहने के बाद वो रुक आर्यन की तरफ देखने लगती है। तभी आर्यन को याद आता है उसने ऐना से क्या कहा था। दोनों आर्यन के रूम के अंदर आ चुके थे। आर्यन रूम का दरवाजा बंद कर कहता है, झूठ कहा था मैंने, अब अपने कपड़े बदलो ताकि हम सो सके और सुबह के लिए निकल सके। आर्यन की बातों को सुन ऐना झट से कह देती है, ओके। इतना कहने के बाद ऐना अपने कपड़े बदलने वॉशरूम चली जाती है। वही आर्यन रूम के अंदर ही अपने रात का कपड़ा पहन लेता है, फिर बेड पर चला जाता है। कुछ ही वक्त में ऐना भी बाहर अपने नाइट ड्रेस में आ जाती है। ऐना का नाइट ड्रेस देखकर वो बस उसे ही देखने लगा। वही ऐना बाहर आ अपने ट्रॉली से अपना नाइट क्रीम निकाल अपने चेहरे पर लगा। आर्यन के पास जा सवाल करती है, क्या हम दोनों साथ सोवेंगे। ऐना के सवाल पर आर्यन उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर खींच उसके ऊपर आ उसके आंखों में देखते हुए कहता है, हम लोग होने वाले हस्बैंड वाइफ है, फिर एक साथ सो नहीं सकते हैं क्या। इतना कहने के बाद वो ऐना के होंठों को चूमने वाला था, पर तभी ऐना उसे रोकते हुए कहती है, सिर्फ साथ सो सकते हैं और कुछ नहीं। ये सुन आर्यन उसके हाथ को पकड़ उसके हाथ को साइड कर बेड से टिका कहता है, बट मेरे अंदर इतना कंट्रोल नहीं स्वीट हॉट। इतना कह उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। उसके होंठों को चूमते हुए वो अपने हाथ उसके शरीर पर भी फेरने लगा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा तो वो उसे किस करना बंद कर अपने फ़ोन को टेबल के पास से उठा। स्क्रीन पर नंबर से कॉल आता देखता है तो वो कॉल रिसीव कर लेता है। तभी वो कुछ कहता, इससे पहले ही उसे कॉल के दूसरे तरफ से लड़की का आवाज़ आता है, आर्यन तुम अगर आज नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं वही इंतजार कर रही हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देती है। वही आर्यन के चेहरे पर गुस्सा के साथ साथ चिंता और फिक्र दोनों भाव भी छा जाते हैं। तभी आर्यन के चेहरे को देख ऐना सवाल करती है, क्या हुआ आर्यन। ऐना के सवाल पर आर्यन उसके सवाल का कोई जवाब देने की जगह बस इतना कह देता है, बेबी डॉल मुझे कुछ काम है, तुम सो जाना। इतना कहने के बाद आर्यन उसके माथे को प्यार से चूम लेता है, फिर जाने लगता है। वही ऐना उससे पूछना चाहती थी क्योंकि उसे फ़ोन कॉल पर लड़की का थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे दिया था। ऐसे लड़की से बात करने के बाद आर्यन निकल गया तो ऐना अपने धीमे आवाज में सवाल करते हुए खुद से कहती है, कौन थी वो लड़की और क्यों उससे बात करते ही आर्यन चला गया, क्या आर्यन का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता है। खुद से ये सवाल करते ही उसके आंखों से आंसू आने लग जाता है। वही आर्यन अपने कार में जा बैठ अपना कार स्टार्ट कर माया के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही वक्त में वो उसी जगह पर आ जाता है जहां वो और माया अक्सर जाया करते थे। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी कार को रोक दिया, फिर अपने कार से बाहर निकल समुद्र के किनारे बने पत्थर के पास गया तो देखा पानी के करीब बैठे माया ड्रिंक किए जा रही है। उसे ड्रिंक करता देख आर्यन उसके पास जा सवाल करता है, क्या हुआ अब तुम्हें, क्या चाहिए मुझसे तुम्हें। आर्यन के आते ही सवाल करता देख माया अपने चेहरे को ऊपर कर आर्यन की तरफ देखती है, फिर मुश्किल से खड़ी हो आर्यन के पास जा कहती है, तुम चाहिए मुझे। इतना कहने के बाद माया अपने हाथ आर्यन के कंधे पर रख अपने नशे से भरे आंखों से आर्यन को देखते हुए नशे से भरे आवाज में ही कहती है, एक मौका मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो। इतना कहने के बाद वो अपने एड़ी को ऊपर कर अपने होंठों को आर्यन के होंठों से मिला उसे चूमने लगती है। तभी आर्यन उसके इस हरकत पर उसे खुद से दूर धकेल देता है तो वो लड़खड़ाते हुए गिरने वाली होती है। ये देख आर्यन उसे गिरने से संभालने लगता है, पर इस चक्कर में दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं। बाहों में लिपटे के बाद आर्यन उससे दूर होना चाहता था, पर माया उसे अपने बाहों से दूर जाने नहीं दे रही थी। तभी वो उसे गुस्से में झटके से दूर कर उस पर चिल्लाकर कहता है, माया मैं एंगेजमेंट कर चुका हूँ और मैं तुम्हारे धोखे के बाद तुम्हें पूरे तरीके से भूल चुका हूँ, तो मेरे लाइफ से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे कारण मेरा रिश्ता मेरी मोहब्बत के साथ टूट जाए। इतना कहने के बाद वो गुस्से में उठ जाने को था, पर तभी उसने माया की तरफ देखा। वो नशे में पूरी धुत थी, वो ऐसे उसे अकेले कैसे छोड़ सकता था। इसलिए वो उसकी तरफ देख कहता है, तुम अपने भाई का नंबर दो। ये सुन माया बच्चों की तरह अपने चेहरे को ना में हिला दी। ये देख देख कर आर्यन का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था और वो गुस्से में माया को देखता है। आर्यन के गुस्से को देख माया अपना मासूम सा चेहरा बना कहती है, पहले मुझ पर तुम गुस्सा नहीं करते थे, किसी और के आने पर मुझ पर गुस्सा करने लगे हो। माया नशे में थी, इसलिए आर्यन को पता था वो कुछ भी उसे बोल दे, पर माया को अभी किसी भी बात का पल्ले नहीं पड़ेगा। वो अपने चेहरे से गुस्सा दूर कर उसे प्यार से समझाने का सोच उसके पास जा जमीन पर बैठा ही था और कुछ बोलने ही जा रहा था, पर तभी माया की पस के अंदर में पड़ा उसका फ़ोन बजने लगा था।
फिर जैसे ही उसका फोन बजा तो वो अपने पर्स के पकड़ उसे खोलने का कोशिश कर रही थी, पर उससे पर्स का चैन खोला भी नहीं था। तभी आर्यन उसके हाथ से उसका पर्स ले लिया। फिर उस पर्स का चैन खोल उसका फोन निकाल तो उसके फोन के स्क्रीन पर भैया नाम देखा तो वो झट से उसका फोन उठा, अपने कठोर आवाज में उसके भाई से कहता है, अपनी बहन को संभालो, ये लड़की नशे में धुत होकर मेरा दिमाग खराब करके रख दी है। मैं उसे इस हालत में छोड़ जा सकता था, पर मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन जैसा गिरा हुआ नहीं हूँ, तो जल्दी बीच के पास आ जाओ। इतना कहने के बाद उसका कोई बात न सुन उसने कॉल कट कर दिया और प्रिंस के आने का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त बीत चुका था, प्रिंस वहां आ गया। प्रिंस को आता देख वो खड़ा हो जाने को था, पर तभी माया उसके पैर को पकड़ उसे जाने से रोते हुए ही कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं सकती हूँ। अपनी बहन के इस हालत को देख प्रिंस को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। बदले के लिए वो अपनी बहन को प्यार का नाटक करने बोल दिया और उसे आज उससे सच्चा प्यार हो गया है तो वो अपनी बहन के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। वही आर्यन अपने गुस्से से भरे कठोर आवाज में कहता है, अपनी बहन को दूर करो मुझसे, नहीं तो जो भी तुझे मेरे भाई के चंगुल से आजाद किया है वो भी तुझे इस बार मेरे हाथों बचा नहीं पाएगा। आर्यन की धमकी से प्रिंस बिल्कुल भी डरा नहीं था, उसे तो बस अपने बहन का चिंता सता रहा था। वो उसके पास जा उसके हाथ को छुड़ाने लगा। तभी माया रोते हुए अपने भाई से कहती है, भैया बहुत अच्छा फर्ज निभाया है आपने भाई होने का, आपके कारण मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल सकता है। वही आर्यन माया की बातों को सुनकर भी अनसुना कर वहां से जाने लगा। तभी प्रिंस अपने बहन को खड़ा करते हुए आर्यन से कहता है, आर्यन जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं प्रिंस जैसे ही बोलना शुरू किया था आर्यन का पैर रुक गया। वही प्रिंस आगे कहता है, अब मैं तुम्हारे या तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी करने का प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं कर रहा हूँ। और जब मुस्कान ने मुझे ऑफर दिया उसके साथ मिलकर काम करने के लिए, तब भी मैंने उसका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। प्लीज अब मेरी बहन को अपना लो। इसने जो भी किया था मेरे कहने पर किया था, इसका कोई गलती नहीं है आर्यन, ये तो बहुत मासूम है। ये सुन आर्यन के होंठों पर एक कोल्ड मुस्कान छा गया और वो उसी कोल्ड मुस्कान से साथ मुड़ प्रिंस की तरफ देख कहता है, मासूम और तुम्हारी बहन, भगवान भी आकर मुझे ये कह दे तो मुझे भरोसा नहीं होगा। और हाँ, अब मेरा प्यार बदल चुका है तो अच्छा होगा अपनी बहन को मुझसे दूर रखो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, उसके बाद मुस्कान से मिलकर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मुस्कान उस बूढ़े के दम पर बस इतना उल्टी थी, उसका खुद का एबिलिटी 0% भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। वही उसे जाता देख प्रिंस अपने मन में ही कहता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे भाई के साथ, मैं तो अब बस अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। आर्यन अपने मेंशन पहुंच चुका था। जब वो मेंशन के अंदर जा अपने रूम गया तो देखा एना सो चुकी है, तो वो उसके पास जा प्यार से उसके बालों को फेरा ही था, तभी उसे तकिया गीला नजर आया। ये देख आर्यन अपने धीमे आवाज में ही कहता है, तुम रो रही थी पर क्यों एना? खुद में ये सवाल कर उसके माथे को चूम अपने कपड़े बदल उसके पास लेट गया और सोचा कल वो इस बारे में पूछ लेगा। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। कोलकाता में पूरा रात किसी सिगमे की तरह बीता था। पंछी अपनी मम्मा के साथ ही रात को सो गई थी। जैसे ही उसका नींद खुला वो अपनी मम्मा को अब भी सोता देख उठकर बैठ गई और अपनी मम्मा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपने धीमे आवाज में ही कहती है, मम्मा आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत प्यारी भी, साथ ही आप बेस्ट मम्मा हो। इतना वो कही ही थी कि अपने हाथ में ट्रे लेकर आया वैभव ये सुन मुस्कुरा दिया और अपनी बेटी के पास जा कहता है, सिर्फ मम्मा बेस्ट है, तुम्हारे डैड नहीं बेस्ट है। तभी कुसुम का भी नींद खुल गया था और उसके कानों में पंछी का वो बात जा चुका था। तभी वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल कहती है, जल कुक गए। इतना कहने के बाद वो उठने लगी तो पंछी उसका हेल्प की। फिर कुसुम बैठ गई, फिर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कहती है, बेटा तुम भी वर्ल्ड बेस्ट बेटी हो। इतना कहने के बाद वो पंछी के माथे को प्यार से चूम ली। तभी वैभव मुस्कुराते हुए कहता है, ब्यूटीफुल लेडीज अब थोड़ा प्यार मेरे हाथों का बना चाय को भी दे दो। ये सुन दोनों मुस्कुरा दी। फिर चाय ले ली और वैभव भी चाय ले लिया तो पंछी वैभव के हाथ से ट्रेले टेबल पर रख दी। फिर तीनों साथ चाय पीने लगे और चाय पीते हुए ही पंछी कहती है, मेरे सुपर डैड का सुपर चाय। पंछी के बातों को सुन वैभव कुसुम मुस्कुरा दी। फिर कुछ वक्त के बाद तीनों चाय पी लिया। तभी यश प्रतीक दोनों दरवाजे के पास खड़ा हो कहता है, आप तीनों हम दोनों को याद भी नहीं करते हैं। दोनों साथ ही इतना कह दोनों ही अपना मुंह बना लेते हैं। तभी कुसुम मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से आने कहती है तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी कुसुम पंछी की तरफ देख कहती है, यश प्रतीक दोनों को बैठने दो। ये सुन पंछी साइड हो जाती है। फिर यश प्रतीक दोनों ही उसके पास बैठ जाते हैं और पंछी अपने डैडी के पास बैठ उसके सीने से लग कहती है, मेरे डैडी सबसे बेस्ट है। आप अपने भतीजे के आते ही अपनी बेटी को साइड कर दी है।
इतना कहने के बाद वो अपना प्यारा सा मुंह बना देती है। तभी वैभव उसके कंधे पर अपना हाथ रख कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे सुपर डैड अकेले ही तुम्हें प्यार देंगे। ऐसे ही फिर सभी हंसते मुस्कुराते हुए बात करने लगे। तभी दरवाजा नॉक हुआ। जैसे ही दरवाजा नॉक हुआ सभी दरवाजे की तरफ देखे। तभी सर्वेंट अपने चेहरे को झुका कहती है, सर डेकोरेटर आ चुके हैं। ये सुन कुसुम वैभव की तरफ हैरानी से देखी। तभी वैभव अपनी बेटी को और प्यार से सीने से लगा कहता है, आज मेरी बेटी का एंगेजमेंट है और ये एंगेजमेंट भले फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के बीच हो रहा है पर फिर भी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। पंछी के आंखों में आंसू भर गया। वो थोड़ा उठ उसके गले पर अपने हाथ को मोड़ कहती है, आई लव यू डैडी। वही वैभव मुस्कुराते हुए उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर दिया। कुसुम ने भी पंछी के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। फिर सभी नीचे चले गए। एंगेजमेंट के नाम पर उसके दोनों भाई उससे छेड़ने लगे। वही वैभव कुसुम को सोफे पर बैठे रहने का बोल सारा प्रिपरेशन अकेले किए जा रहा था। वही दूसरी तरफ आर्यन नैना से पूछना चाहता था पर वो खुद को बहुत बिजी दिखाने लगी जिस कारण आर्यन उससे बात नहीं कर पा रहा था। फिर वो ऐना और प्रीता तीनों एयरपोर्ट प्राइवेट जेट से ही कोलकाता के लिए निकल चुके थे। वही कुसुम और वैभव दोनों के परिवार वाले भी निकल चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आर्यन ऐना प्रीता तीनों कोलकाता पहुंच चुके थे। मिहिर तीनों को लेने आया था। पहले ही ऐना और प्रीता को पंछी के घर छोड़ दे रहा था। वही कुसुम वैभव के परिवार वाले भी आ चुके थे। उन्हें लेने यश आ गया था क्योंकि वैभव डेकोरेशन में बहुत बिजी था। कुछ वक्त बीत गया, सभी आ चुके थे। प्रीता ऐना दोनों ही पंछी के साथ उसके रूम में बातें कर रही थी। वही कृतिका भी अपने भाई के साथ आ गई। अतुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। कृतिका अपने भाई का हालत समझ पा रही थी पर जब दोनों तरफ से प्यार ना हो तो फिर उसे मूव ऑन करना चाहिए। कृतिका पंछी के पास चली गई। वही कुसुम अतुल को जाता देख उसके पास जा कहती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, एंगेजमेंट के बाद जाना। कुसुम की बातों को सुन मुश्किल से अपने होंठों पर मुस्कान लाते हुए कहता है, सॉरी आंटी, मेरा कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है। ये सुन कुसुम मुस्कुराते हुए कहती है, ओके बेटा। फिर ये सुन वो चली जाती है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त होने को था। शौर्य ने आज कुर्ता पजामा पहना था। उसके ब्लू रंग का कुर्ता के साथ साथ गोल्डन ब्लू कोट साथ में ब्लू पजामा पहन रखा था जिसमें आज वो कहर ढा रहा था। तभी दरवाजे के पास खड़ा आर्यन जो अपने भाई को तैयार होता देख रहा था वो दरवाजे के पास खड़े हुए ही कहता है, क्या बात है भैया, आज आपने सोच लिया है क्या कृष्ण बन अपने आगे पीछे गोपियों का ढेर लगा दोगे क्या? थोड़ा हम लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए। आर्यन के बातों को सुन अपने आप को आखिरी बार शीशे पर देखा। फिर कहता है, मुझे गोपियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस मेरी राधा चाहिए। अपने भाई का बात सुन आर्यन के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो अंदर अपने भाई के पास आ कहता है, काजल होना चाहिए था ताकि आपके चांद से मुखड़े पर काला टीका लगा देता ताकि आपके हैंडसम लुक को देख कोई नजर न लगा दे। अपने भाई की बात को सुन शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा गया और वो अपने भाई की तरफ देखा। आर्यन ने ब्राउन कुर्ता पहन रखा था जिसमें वो कमाल का लग रहा था। वो अपने भाई को देखते हुए कहता है, मेरी शेरनी है, मुझे बुरे नज़र से बचाने के लिए अब चल, नहीं तो अपने ही एंगेजमेंट में लेट पहुंचूंगा। वो दोनों फिर रूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी हॉल में दोनों का नज़र विवेक मिहिर पर जाता है। मिहिर ने हमेशा की तरह ब्लैक कलर ही अपने चुना पर वो ब्लैक कुर्ता में बहुत हैंडसम दिख रहा था। वही विवेक ने पिंक कलर के कुर्ते के साथ गोल्डन कोटी पहन लिया था जिसे देख मिहिर का खून खुले जा रहा था क्योंकि पिंक कुर्ते में वो बहुत क्यूट दिख रहा था उसे और वो नहीं चाहता था विवेक का क्यूटनेस कोई देखे, इसलिए वो उसके सेट किए बाल को बिखेरते हुए कह रहा था, इतने शरीफ बनकर रहते हो इसलिए तुमसे कोई नहीं डरता और तो और सब अपना काम निकलवाता रहता है। तभी शौर्य आर्यन दोनों को देखते हुए उनके पास आ गए। तभी आर्यन कहता है, मिहिर अपना जेलेसी को छिपाने के लिए बेचारे विवेक का कोई एडवांटेज उठाता है, ये मत कहो। तभी मिहिर उसे घूरकर देखता है और अपने कठोर आवाज में कहता है, अगर मैं अपने विवेक के साथ ना रहूं ना तो सबसे ज्यादा एडवांटेज तुम ही उठाने वाले हो मेरे विवेक का, इसलिए मेरे विवेक से डिस्टेंस बना कर रहना। मिहिर की बातों को सुन आर्यन अपना सड़ा सा मुंह बना देता है। वही शौर्य को हंसी आने लगता है। फिर विवेक प्यार से और बड़े मासूमियत के साथ कहता है, टाइम हो चुका है, हमें चलना चाहिए। ये सुन वहां मौजूद तीनों हामी भरते हैं फिर मेंशन से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ एलेक्स लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहन रहा था, उसके साथ ही कैचिंग कोटी भी। अच्छे से तैयार होने के बाद वह अपने मेंशन से बाहर निकल जाता है और अपने कार में जा बैठ ईशानी को कॉल कर देता है। फिर जैसे ही वो कार स्टार्ट करता तब तक ईशानी कॉल उठा लेती है तो एलेक्स कार चलाते हुए ही ईशानी से कहता है, तुम रेडी हो? ईशानी रेडी तो थी पर उसे पता था वहां उसका भाई भी होगा और अपने भाई को वो फेस नहीं कर पा रही थी। ईशानी को कुछ ना बोलता सुन एलेक्स समझ रहा था। तभी एलेक्स बहुत प्यार से कहता है,
जान तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम्हारा और विवेक का बंधन इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारा गलती जिसमें ना हो उसकी वजह से टूट जाए। तुम विवेक से बात करो, तभी तुम्हारा ये डर भी खत्म होगा और मेरी मॉम भी तुम्हें धमकी नहीं दे पाएगी। एलेक्स के इस बात पर भी ईशानी कोई जवाब नहीं देती है तो एलेक्स उसे कॉल पर रखे ही कुछ ही वक्त में हॉस्टल पहुंच जाता है। हॉस्टल पहुंचने के बाद एलेक्स कहता है, बेबी मैं आ गया हूँ, क्या चाहती हो मैं तुम्हारा यही इंतजार करता रहूं और तुम अंदर बैठी रहो, फिर शौर्य मुझसे नाराज हो जाएगा और पंछी तुमसे। एलेक्स के इस बात को सुन ईशानी अब कहती है, मैं आ रही हूँ। इतना कहने के बाद ईशानी ने कॉल कट कर दिया। वही एलेक्स भी अपने ब्लूटूथ अपने कान से निकाल दिया। कुछ ही वक्त में ईशानी बाहर आ गई तो कार के वीडियो के बाहर ही एलेक्स देख रहा था और जब उसने ये ईशानी को लाइट पिंक कलर के सुंदर से लहंगे में देखा तो उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। आज ईशानी बहुत सुंदर लग रही थी और उसकी सुंदरता को देख एलेक्स का तो आंख झपकना ही बंद हो गया था। वही ईशानी जल्दी से कार के पास आ कार के अंदर जा बैठ गई। तभी एलेक्स मुस्कुराते हुए ईशानी के तरफ देख कहता है, बहुत सुंदर दिख रही हो। आज पहली बार एलेक्स ने तारीफ किया था। एलेक्स के तारीफ को सुनते ही ईशानी जो इतने देर से उदास बैठी थी अपने हॉस्टल रूम में, आखिर में उसके होंठों पर एलेक्स का तारीफ सुन मुस्कुराहट छा गया। वही एलेक्स भी मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर कार आगे बढ़ा दिया। वही दूसरी तरफ पंछी ने भी ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था। उसके लंबे लंबे बाल कमर तक आ रहे थे और उसने अपने बालों के साथ कुछ नहीं किया था, बस उसे खुला रखी थी और अपने कानों में बड़े बड़े खूबसूरत ईयरिंग और गले में चोकर और मेकअप भी उसने बहुत लाइट किया था और वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी कमरे के अंदर कुसुम आई। कुसुम भी आज बहुत सुंदर दिख रही थी। वैसे भी कुसुम को मेकअप करना पसंद नहीं था, पर कुसुम इतनी सुंदर थी कि बिन मेकअप का भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी। वो अंदर आ अपनी बेटी को देखी तो उसके होंठों पर खुशी भी था और उसकी आंखें नम भी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी।